नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, भारतीयता आधारित आपसी एकता तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल के एपिसोड में जो हमारे और भारतीय आवाम ताकत दल के उद्गार थे, उसका मुख्य कारण यही था कि हमारे जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, यह देश को जानना चाहिए कि आज़ाद भारत के मतलब कि यदि हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते तो खैर हमारे देश का परिदृश्य, उसका नक्शा और उसकी छवि कुछ और होती और शासन प्रशासन की भी छवि कुछ और होती। लेकिन शायद उनके बाद ये इकलौते ये प्रधानमंत्री थे जो 100% देश के लिए और आवाम के लिए पूर्णतः जो है उनके विचार बिल्कुल स्पष्ट थे और वो सख्त किस्म के थे और विचारों में बिल्कुल दृढ़ थे। और ऐसे ही शासक प्रशासक या प्रधानमंत्री जो है जनता को राहत दे सकता है और मुल्क की हिफाजत कर सकता है। जैसे कि दो मुद्दों की बात बताई गई कि गरीब और मजलूम, असहाय, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए दो आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा हैं। एक तो महंगाई, और ये सभी लोग जानते होंगे कि महंगाई जो है कोई भी प्रधानमंत्री कुछ भी कहता रहे उसको काबू नहीं कर पाया, नहीं कर सका। लेकिन मोरारजी देसाई ने उसको काबू ही नहीं किया, उस महंगाई को नीचे ले आए। उसका प्रमाण अभी मैं वो बताता हूं। और एक शराब का सेवन, अल्कोहलिज्म जिसे कहते हैं, और इससे हमारे जो गरीब परिवार है बहुत बुरी तरह प्रभावित होता है। पूरा वैसे तो ये पूरी सामाजिक बुराई है। काफ़ी लोग इसका सेवन करते हैं, इसमें व्यापार चलता है, सरकार इसमें व्यापार अपना रेवेन्यू इकट्ठा करती है। इससे जो है वो माने उसको जो बुराई का जो कालापन है, जो दाग है, वो थोड़ी वो चला जाएगा। कोई भी गलत धंधा है, अब उसमें कितने लोग उसमें लिप्त हैं। जैसे भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार में काफ़ी लोग लिप्त हैं। तो इसका मतलब थोड़ी कि भ्रष्टाचार बुराई है ही नहीं। अब जैसे जो शराब का जो शराब जो है इस समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है, उसको ये गद्दार केजरीवाल जो है कह रहा है कि हम यानी होम डिलीवरी करेंगे। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाए। लेकिन जब ये बात कही जाए तो फिर हमारे दिल्ली के आदरणीय मतदातागण, भारतीय भाई बहन, इन्होंने इस अभिशाप को
क्यों चुना और क्यों मुख्यमंत्री बनाया, ये बड़ा सवाल उनके सामने वो खड़ा हुआ है। और ये इसका जवाब उनको देना पड़ेगा कि हमारे दिल्ली के आदरणीय मतदातागण, भारतीय भाई बहन, इतने बड़े अभिशाप केजरीवाल को, जो देश का गद्दार भी है, जिसने भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, कन्हैया कुमार जिसने नारा लगवाया था उसके साथ खड़ा हुआ था, बहुत बड़ा गद्दार। तो खैर, तो ये अब जो है, जो ये शराब जो है मैंने कि समाज की बहुत बड़ी बुराई है, उसको ये होम डिलीवरी की व्यवस्था किया है। लेकिन मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री के रूप में पूरे देश में जब तक वो प्रधानमंत्री रहे, पूरे 27 महीने तक उन्होंने, और फिर लोगों को समझाने में कामयाब भी हो गए। जब वो लागू कर रहे थे तो कुछ राज्य जो है इसका विरोध भी करने आए कि हमारी कमाई, हमारा राजस्व, हमारा रेवेन्यू का नुकसान होगा, क्योंकि अर्थशास्त्री भी थे और तार्किक ढंग से लोगों को समझाते थे। और खास करके दक्षिण के राज्य मतलब कि जो आपके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और ये केरल, और उनमें सबसे ज़्यादा मुखर कौन था? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश इसका यानी अल्कोहलिज्म का बहुत बड़ा शिकार भी है। बाद में जैसा कि पिछले एपिसोड में स्पष्ट किया गया, कुछ एपिसोड में, कि वो आदिवासी क्षेत्रों में घर घर शराब बनने का जो बुराई सामने आई, तो वहाँ की महिलाओं ने एक आंदोलन छेड़ा, एंटी एरेक कहते हैं, जो शराब घरों में बनाई जाती है उसको बोलते हैं एरेक। तो एंटी एरेक मूवमेंट चला, आंदोलन चला, और उसी में ये दोनों के दोनों ससुर दामाद एन टी रामाराव और उनके दामाद जो है ये चंद्रबाबू नायडू, दोनों उसी अभियान में शामिल हो गए। और ये चूंकि वो अभियान पूरे आंध्र प्रदेश में पूरा जोर पकड़ लिया था, चुनावी मुद्दा भी हो गया। इसने वादा भी किया कि जो है यदि हम चुनाव में जीत जाते हैं, मेरी सरकार बनती है, तो हम जो है शराबबंदी पूरे आंध्र प्रदेश में लागू करेंगे। इन सबों ने लागू भी किया, लेकिन 2 ही साल में इनकी सांस फूल गई थी। तो इतने सब बेईमान हैं। तो खैर, तो ये प्रयोग जो है छिटपुट हुआ है। और जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने जब लागू किया, तो आंध्र प्रदेश ही सबसे आगे मुखर विरोधी हुआ कि सब हमारा वही राजस्व हानि की हो रही सब। तो इन्होंने समझाया कि जो शराब का जो सेवन है, ये बहुत भारी जो है सामाजिक कीमत है, जिसको हमारा भारतीय समाज जो है वो उसको सहन नहीं कर सकता, झेल नहीं सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता, और इसकी कीमत के बराबर कोई भी कीमत नहीं है। इस समझाने में पूरे सफल हो गए। और उन राज्यों को जो कि अपने रेवेन्यू के लिए या राजस्व हानि के लिए चिल्ला रहे थे, उन्होंने बताया कि आप ये इसके बदले में इसको कंपनसेट करने के लिए कुछ वो आर्थिक गतिविधियों का उन्होंने उनको समझाया कि ये आप करके उसको आप वो पूरा कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ रेवेन्यू के नाम पर, राजस्व के नाम पर इस बुराई को आप पाल नहीं सकते। इतनी बड़ी आत्मा के थे वो। आज इस जो है शराब के सेवन के खिलाफ यानी कौन वो राजनेता वो खड़ा होता है? सभी उसमें शामिल होते हैं। पूरे सरेआम चलता है वो नेताओं के बीच में, मंत्रियों के बीच में, अधिकारियों के बीच में, व्यापारियों के बीच में। कोई भी कॉकटेल है, कौन सा टेल है पता नहीं, चलता रहता है। लेकिन मोरारजी देसाई लागू भी किए, और स्वयं उनका जो व्यक्तिगत जीवन था, उनमें भी शराब का सेवन बिल्कुल नहीं था, मांस का सेवन बिल्कुल नहीं था। शुद्ध भोजन, सादा भोजन। जिसका खान पान शुद्ध होगा, उसके विचार शुद्ध होंगे, और वो विचारों में बहुत दृढ़ और सख्त होगा। ऐसा प्रधानमंत्री मिला था हमारे देश को,
और जो महंगाई की बात हो रही थी कि भाई महंगाई उन काबू ही नहीं किया बल्कि उसको नीचे लाए, यह मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सरकारी अभिलेख में दर्ज है। वो कैसे और वो कैसे वो यानी प्रमाणित है। मैं भी सरकारी अधिकारी रहा हूँ कि केंद्र का, तो केंद्र सरकार के कर्मचारी अधिकारी हों, चाहे राज्य सरकार के कर्मचारी अधिकारी हों, चाहे जो है निगमों के कर्मचारी अधिकारी हों, तो एक महंगाई भत्ता मिलता है जिसको बोलते हैं DA, डियरनेस अलाउंस। उसमें एक प्रावधान होता है माने सोशल पोजिशनिंग के लिए, सामाजिक चेहरा जो है चमकाने के लिए कि जब कभी महंगाई कम होगी तो ये उस वेतन से, तनख्वाह से उसको समायोजित किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा, माने काटा जाएगा। वो इसलिए भी है, अवधारणा तो यह है कि एक बार जब महंगाई बढ़ जाती है, और होता भी ऐसा ही है कि महंगाई जब एक बार बढ़ जाती है तो वो कम ही कहाँ होती है, तो इसको नौबत ही नहीं आएगी। तो अपना चेहरा चमकाने में वो हर्ज क्या है। तो फिर ये वही कि यदि कभी महंगाई कम हुई तो फिर ये वेतन से, तनख्वाह से या सैलरी से वो एडजस्ट किया जाएगा, काटा जाएगा या उसको समायोजित किया जाएगा। क्योंकि इसकी नौबत आनी ही नहीं है, इसलिए वो डालने में हर्ज क्या है। लेकिन किसी को क्या पता था कि मोरारजी देसाई ऐसे एक प्रधानमंत्री आएंगे जो महंगाई को कम कर देंगे, और नौबत यहाँ तक आएगी कि वो तनख्वाह से यानी कटने की भी बात आ जाएगी। और जब वो रिकॉर्ड पे आ गया तब फिर मामला उठा कि भाई अब ये तनख्वाह से कटना है, एडजस्ट होना है। अब तनख्वाह से जब कटना है तो एक चपरासी की भी तनख्वाह से कटना है, जो सबसे बड़ा अधिकारी है, कैबिनेट सेक्रेटरी सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसकी भी तनख्वाह से कटना है। तो बिल्ली के गले में घंटी कौन बात है। तो फाइल माने और कागज का पेड़ तो भरना ही था, फाइलें बनी, नोटिंग बनी और बड़े गई, और किसी ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया। जब अपना स्वार्थ होता है बीच में ही कोई सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी फैसला लेकर के वो शुरू कर देते हैं। लेकिन चूंकि उसमें वो तनख्वाह से कटना था तो कोई फैसला नहीं लिया। और अंत में यह फाइल जो है प्रधानमंत्री जी के पास पहुंची। उन्होंने फाइल को देखा, उन्होंने बस यही लिखा, अंग्रेजी में लिखा, बिकॉज इट इज द फर्स्ट टाइम। तो लेट इट बी गो, इफ on second time it occurs, put up to me, then I will take an appropriate decision। उन्होंने कहा क्योंकि ये पहला मौका है तो इसको अभी इसलिए मैं इस पर मैं अभी कोई वो फैसला नहीं दे रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये दूसरी बार यदि फिर जो है और जो महंगाई गिरती है केस लाइए तो मैं उसको अपना फैसला दूंगा। लेकिन दुख की इसकी बात है कि उनका कार्यकाल बहुत छोटा था और वो महंगाई और भी कम होती और इसकी नौबत आ जाती और वो आदेश जरूर देते। तो हमारे देशवासियों को, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना चाहिए कि ऐसा भी प्रधानमंत्री आया था जो कि महंगाई को इस कदर जो है नीचे लाए थे। और मैं फिर से कहना चाहूँ तो जो अलगाववाद, आतंकवाद, ये हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। और इसमें कोई भी प्रधानमंत्री, बाकी तो सब गद्दारी करते रहे, ये नेहरू इंदिरा वगैरह जो है, लेकिन बाकी ये वाजपेयी महोदय आए, मोदी महोदय आए, जो भी आए, कोई बेबाकी से ये नहीं कह सका कि यह देश भारतीयों का है और इसमें भारतीय लोग ही रहेंगे। इसलिए जिन तत्वों का यहाँ के लोगों में, यहाँ की मिट्टी में और यहाँ के संविधान में जरा भी कम विश्वास है, वो तुरंत इस देश को छोड़ दें। इस तरह से बेबाकी और दो टूक बात जो है अलगाववादियों के लिए कभी नहीं रहेगी। वरना तो ये मांग करते हमारी कश्मीरियत, हमारा कश्मीरियत बोलते हैं सब ना, इसके लिए कोई जगह होती ही नहीं। कश्मीरियत क्या होता है?
कोई कश्मीरियत नहीं है, न कोई कश्मीरियत है, न कोई एक बिहारी जो है 100 पर भारी है, तो न कोई बंगालीपन है, न कोई मराठीपन है, न कोई गुजरातीपन है, सिर्फ भारत है। ये जितने भी हैं आपके पंजाब, बंगाल और गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा इत्यादि जो है, ये हमारी प्रशासनिक इकाइयां हैं। अब इसमें दुष्टता उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू की है कि उसने भाषा के आधार पर प्रांत बना दिया, इसलिए भाषाई कट्टरता और उसके साथ साथ प्रांतिक कट्टरता दोनों आ गई, जो कि भारतीय एकता की बहुत बड़ी इसमें दुश्मन बनी हुई है। ये बात जरूर है, लेकिन शुद्ध शब्द में ये जो है, यानी यदि क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो ये हमारी जो मातृभूमि भारत है उसी के अलग अलग वो हिस्से हैं। है तो अपनी मातृभूमि भारत, और प्रशासन के दृष्टि से वो हमारी प्रशासनिक इकाइयां हैं। इतना भर है उनका, माने उनकी औकात, वो प्रशासनिक इकाइयां हैं। और जो मुख्य पहचान, मुख्य मजबूत और जो है वो अपना भारत देश है। तो कोई कश्मीरियत नहीं होता, जो मांग करते हैं ना कि कश्मीर से लोग आकर के, तो ऐसा मोरारजी जी देसाई होते तो इसकी नौबत ही नहीं आती। ऐसे मैंने इतनी कुशल और देशभक्त प्रधानमंत्री को ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कह रहा है कि वो गद्दार थे, और उसने जिस प्रकरण का उसने उदाहरण दिया वो गद्दार इंदिरा गांधी ने की वो गलती थी। हाँ, इतना बात जरूर है कि वो जो रॉ ऑफिसर था, वो जब हमारे जो यानी मोरारजी जी देसाई थे, वो तभी वो यानी उसको भेजा गया था पाकिस्तान, और बड़ी होशियारी से वहाँ घुल मिल गया, उसने नाम बदल लिया, और वहाँ की जो मिलिट्री कॉलेज है, जैसे अपने यहाँ एनडीए है ना, नेशनल डिफेंस एकेडमी, उसी प्रकार के वहाँ भी मिलिट्री कॉलेज है। उसमें दाखिला भी ले लिया, उसमें पढ़ाई भी किया, उसको पास भी किया, मिलिट्री में भर्ती भी हो गया, और बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील सूचनाएं भी इकट्ठा करके भारत को देता रहा काफी। लेकिन उसको लीक करने वाली कौन थी? गद्दार इंदिरा गांधी थी, मोरारजी देसाई नहीं थे। यही गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने झूठ बोला। और उससे भी बड़ी बात, देश को जानना चाहिए कि जिस शहीद आजम भगत सिंह पर हमारा पूरा देश उनकी देशभक्ति पर, कुर्बानी पर नाज करता है, आज भी हमारे आपके दिलों में जो है बिल्कुल ज्वलंत हैं, धधकते हुए हैं, बिल्कुल जीवंत हैं। उनको इन जीएनपीसी वालों ने आतंकवादी क्रांतिकारी के रूप में इतिहास में लिखवाया, और किसी संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के मेंस का जो एग्जामिनेशन होता है, उसमें एक ऐसे लिखने को आता है, निबंध लिखने को आता है। तो उसमें निबंध लिखने को एक बार आया था कि आतंकवादी भगत सिंह पर वो निबंध लिखने का था। इतने माने बताइए, जिस भगत सिंह को हम लोग पूरा देश पूछता है, उसको ये जीएनपीसी वाले, गद्दार जीएनपीसी वाले, उनको आतंकवादी लिखवाते हैं। और ये बात माने हमारे देशवासी, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय आवाम बिल्कुल असत्य न माने। ये मामला एक बार जो है फ्लैश पॉइंट पर पहुंचा था, और ये जो पत्रकार भी तो वैसे ही है, ये पाले हुए जीएनपीसी के वो जो है, तो अपना कंधा साफ करने के लिए एक बार इन्होंने, मनमोहन सिंह था, वो प्रधानमंत्री था मनमोहन सिंह। देखिए, ऐसा है कि ऐसे लोगों के प्रति हमको सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। निश्चित रूप से हमारे कहने का मतलब बस यही है कि इनकी जो करतूत रही है हमारे देश के खिलाफ, उसका स्पष्ट संकेत जो है वो जाना चाहिए। इसीलिए अब इन दुष्टों के प्रति जो है हम कोई सम्मान रहा नहीं। सम्मान हम जो भी हमको सम्मान देना है, हमारी जो आवाम है उसको देंगे,
मोरारजी देसाई यानी जो है उसके 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 बहुत बहुत बड़े पात्र हैं, उनको मिलेगा। सुभाष चंद्र बोस हैं और लोग हैं। लेकिन कहिए कि ये जो जिस मनमोहन के ज़माने में तमाम घोटाले होता है और देश को लूटा गया, उसको वो सम्मान मिलेगा। तो इस मनमोहन से पूछा गया, पत्रकार अपना कंधा साफ करने के लिए, क्योंकि उनके ऊपर भी आता है कि भाई आप तो सवाल पूछते नहीं हैं, कि जब सवाल ये पूछा गया कि क्या सर ये सही है कि सरकारी अभिलेख में हमारे भगत सिंह जैसे लोगों को आतंकवादी माने वो क्या आतंकवादी के रूप में दर्ज है। जब ये स्टेट में क्वेश्चन सवाल किया गया मनमोहन सिंह कब प्रधानमंत्री की क्षमता में, तो ये मनमोहन क्या बोलता है कि अरे भाई ये लोग तो इतने महान हैं कि ये सरकारी अभिलेख के मोहताज थोड़ी हैं। देखिए घुमा करके उसको कबूला है उसको। तो ये जीएनपीसी हमारे भगत सिंह जैसे इतने बड़े देशभक्त को ये सब आतंकवादी लिखवाते हैं। वही गलती इस गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने किया कि हमारे इतने बड़े देशभक्त और कुशल हमारे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को ये गद्दार कहा। इसलिए हम भी थोड़ा सा आपा खो गए, लेकिन क्रोध बहुत है। शायद उसके लोग बहुत वो जो है उसके चंगू मंगू बहुत ये भारतीय जनता दल के पदाधिकारी के साथ कुछ बहुत बदतमीजी के साथ बात कर रहे थे। तो लेकिन भारतीय जनता दल कहता है कि भाई ये हमारी बात नहीं है, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की बात नहीं है, यदि उसमें नैतिक बल है तो सामना करें ना, जनता फैसला करेगी, जनता देखेगी जो वो झूठ का प्रचार कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के लोग समझें कि यह जो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है, यह हमारे हिंदू सनातन माने जो पंथ है उसका रक्षक नहीं है। यदि इसकी ठीक से जांच की जाए तो निश्चित है कि यह जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी काकस की फंडिंग पर या वामपंथियों की फंडिंग पर, ये उन्हीं के एजेंडे को क्या इन दोनों का एजेंडा क्या है? भारतीय समाज को कमजोर करना, इस देश को अंदर से कमजोर करना किसी न किसी बहाने। उसका माना क्या है? वो इस्लाम आस्था पर आक्रमण करना और गजवाए हिंद दारुल इस्लाम की बातें जो है झूठ मूठ की वो लाते रहना। देखिए जब एक बात स्पष्ट करना जरूरी है, दारुल इस्लाम और जो है ये गजवाए हिंद की जब बात की जाती है, हमारा जो मान इस्लाम आस्था वाला आदरणीय भारतीय भाई बहनों जो समाज है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल उनमें से उनको कोई मतलब नहीं है, कट्टरवादी तत्व हैं, ऐसा बात नहीं। वो कभी कभी ऐसा बोलते भी होंगे। उन्हीं कट्टरवादियों में कभी कभी ये रिप्रेजेंट करता है आपका असदुद्दीन का छोटा भाई कौन है, वो अकबरुद्दीन, ऐसे लोग हैं। लेकिन जो दुखड़ा है कि ऐसे तत्वों को राजनीतिक पार्टियां उनको पालती हैं और उनका जो है अपने हिसाब से उनका इस्तेमाल करती हैं, और चुनावी ऐसे मौक़ों पर उनका इस्तेमाल तो करती हैं। और दुखड़ा कहाँ है कि हम लोग ऐसी पार्टियों को वोट दे करके सत्ता में देते हैं, ये दुखड़ा है। तो इसीलिए भारतीय जनता दल कहता है कि अब चूंकि अमोघ अस्त्र मताधिकार का अपने हाथ में है और हम ऐसी ही पार्टियों को भेज करके उनके अभिशाप को, उनके कुकर्मों को हम झेलते हैं। तो अब ये सिलसिला जो है बंद होना चाहिए। इसीलिए भारतीय जनता दल कह रहा है कि हमारे शहीद आजम भगत सिंह के आदेशानुसार ये हमारी दूसरी आज़ादी की जंग है, दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। सारे काले अंग्रेजों का सफाया करना है,
इनको नस्ल में नाबूद करना है। हमारे आपके पास जो है मताधिकार का, मत देने का, वोट देने का एक अमोघ अस्त्र जो है हमारे संविधान निर्माताओं ने दिया हुआ है। उसका इस्तेमाल करके ईवीएम मशीन पर, मत पेटी पर, बूथ पर और बैलेट बॉक्स पर इनको नस्ल में नाबूद करना है। इसमें जरा भी मुरव्वत नहीं करनी है। ये यदि इससे थोड़ा भी विचलित हुए तो फिर इस तरह के दुखों का अंत संभव नहीं होगा। और उसमें फर्क भी नहीं करना है। कुछ लोग फर्क करते हैं कि भाई हमने वो जीएनपीसी को तो नहीं दिया, सपा को दे दिया, कोई फायदा नहीं। हमने जीएनपीसी को नहीं दिया, हमने बीजेपी को दे दिया, कोई फायदा नहीं। सबका अंत करना है, कोई फर्क नहीं। समाज को बांटने में, समाज को, अब जैसे बीजेपी क्या है, राष्ट्रवाद की बात करती है, मुखौटा पहनी है, लेकिन उसकी जो फितरत है, जरा देख उसको फितरत क्या है कि हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन समाज में कि मानसिकता को उसी तरह से दोहन कर रही है, उसी तरह से शोषण कर रही है जिस प्रकार हमारे यानी मतलब कुछ साल पहले, कुछ दिन पहले हमारे इस्लाम आस्था वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों के समाज को ये जीएनपीसी वाले, गांधी नेहरू परिवार, चंद्रलाल चौकड़ी काकस वाले, सपा वाले, बसपा वाले और जो है वो टीएमसी वाले उनका मानसिक ध्वन करके उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते थे। और आज वही बीजेपी हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों के समाज को वो उनको डरा करके कि साहब यदि मोदी को आप वोट नहीं देंगे, मोदी को नहीं लाएंगे तो गजवाए हिंद, दारुल इस्लाम आ जाएगा, ये हो जाएगा, इस्लामाइजेशन हो जाएगा। तो हम वही इनके मानसिक दोहन कर रहे हैं। लेकिन इसीलिए इन सब सारे भ्रम और डर और दहशत और क्या कहने की नफरत, इस सब का जवाब एक ही है। लाख दुखों की एक दवा होते हैं ना, लाख दुखों की एक दवा, भारतीयता, भारतीय एकता। ठीक है, भारतीय एकता में यदि हमारे सभी भारतवासी यदि इस माहौल में आ जाएंगे, सारे जो है इस तरह के जो राक्षस हैं जो वो समाप्त हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ विचारों से समाप्त नहीं होंगे, आपको मत पेटी पर उनको पहले समाप्त करना होगा, तब एक नए माहौल की शुरुआत होगी। तो बात हो रही थी कि ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ भी उन्हीं लोगों में से ऐसा है कि, और ये पोज करता है कि हम हिंदू सनातन के माने रक्षक हैं या उसके प्रचारक हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये जीएनपीसी चूँकि ठीक से जांच हो तो जीएनपीसी के द्वारा, जीएनपीसी की फंडिंग पर, वामपंथियों के द्वारा वामपंथियों की फंडिंग पर, और जीएनपीसी के पास वो फंड और पैसे की कमी है नहीं। वामपंथियों के पास भी जो सारा फंड जो है वो चीन से आता है, हमारे देश को अंदर से कमज़ोर करने के लिए, और किसके द्वारा, नफरत फैलाने के लिए। और हमारे इस्लाम आस्था वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन पूरा समझे कि ये जीएनपीसी और वामपंथी इस देश के सबसे बड़े, अभी भी उन तबकों में काफ़ी लोग जो है इसके मोहमाया जाल में फंसे हुए हैं। हमारे इस्लाम आस्था वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों का बहुत बड़ा तबका जो है जीएनपीसी, वाम दलों, और यदि यहाँ से निकले तो फिर टीएमसी, सपाइयों के जो है मोहमाया, एनसीपी के, डीएमके के, टीडीपी के मोहमाया जाल में फंसे हुए हैं। सब मोहमाया जाल से निकल करके जो है वो भारतीयता के सूत्र में बंधिए और जो है इन सबको नस्ल में नाबूद करिए ईवीएम मशीन पर। ये हमारे शहीद आजम भगत सिंह का आदेश है। और वो यह आदेश जब वो अपनी किताब में उन्होंने लिखा है कि भाई हम जो है अपनी कुर्बानी दे करके, अपनी जान देकर, अपने प्राण दे करके सफ़ेद अंग्रेज़ों को तो भगा देंगे, लेकिन सफ़ेद अंग्रेज़ों से ज़्यादा खतरनाक ये काले अंग्रेज़ हैं जो कि हमारे भारतीय समाज को बांटते रहेंगे, नफरत फैलाते रहेंगे और आपको जो है तकलीफ देते रहेंगे। इसलिए काले अंग्रेज़ों को भी भगाने की जिम्मेदारी
हमारी और आपकी है। और जो चुनाव, इलेक्शन, मतपेटी, मताधिकार, ये सब कुछ आपके हाथ में है। इनको नस्मे नाबूद करिए। बीजेपी कितनी पाखंडी है, देश को धोखा देने वाली है, कितना झूठ बोलने वाली है, उसका नमूना जरा देखिए। मोरारजी देसाई के जो जब उनकी सरकार थी 77 माने 1977 से लेकर 80 थी, 1977 से लेकर के 1980 यानी करीब 27 महीने। तो मोरारजी देसाई के अधीन में यानी ये बीजेपी के दो सबसे बड़े शीर्ष नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी वो मंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी वो विदेश मंत्री और लालकृष्ण आडवाणी सूचना एवं प्रसारण मंत्री। ये बीजेपी वालों की देश के साथ विश्वासघात तो देखिए। ये इतने महान जिनके अधीन जो है इनके दो सबसे बड़े शीर्ष नेता इनके यानी मंत्री बनकर काम किए थे, उनको इन बीजेपी वालों ने भुला दिया। और उनकी और प्रधानमंत्री के रूप में जो उनकी महानता थी, उसको कभी भी जनता के सामने लाए नहीं। ये सिर्फ ये गद्दारों को पूछते रहे। गद्दार जो है वो जवाहरलाल नेहरू को, और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को, गद्दार इंदिरा गांधी को ही पूजा करते रहे। लेकिन जिसके अधीन इसके मंत्री रहे, उनके महत्व को इन बीजेपी वालों ने भुला कर के देश के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। शायद ये भूल रहे हैं कि जनता इसका वो जवाब देगी। और सत्ता ने बात हो रही है 1947 की घटना को एक तो सब उसको ढक करके पूरा इल्जाम जिन्ना साहब के ऊपर मढ़ करके बस इनका माने इन दोनों गद्दारों का, गद्दार जवाहरलाल नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी का, इनके देश के खिलाफ जितनी गद्दारियां थी उसको ढक करके एक झूठा यान महिमा मंडन। ये बात समझ आप देखें कि बहुत बड़े अपराधी होते हैं, वो फिर क्या कहते हैं, वो स्थान छोड़ देते हैं, फिर कहीं जाकर के बहुत वो गेरुआ वस्त्र पहन करके और बड़े बड़े टीका लगा करके उस क्षेत्र के बहुत बड़े यानी वो बाबा वो बन जाते हैं, उपदेशक वो बन जाते हैं। काफ़ी लोग उनका यानी चरण छूते हैं। वही है इतने बड़े अपराधी का, माने गद्दारों का। और ये सब बड़े होशियार होते हैं ना कि वो जो है इंटेलेक्चुअल्स का और बौद्धिक वर्ग का, बुद्धिजीवियों का और मीडिया का, इतिहासकारों की एक टोली, एक फौज खड़ी की इसी काम के लिए कि इनके गद्दारी के पापों को ढकने के लिए और इनकी झूठी जो है महिमा मंडन और भटेती के लिए। और जो सन 47 की जो त्रासदी है उसका पूरा इल्जाम जो है वो जिन्ना साहब के मत्थे मरने के लिए। लेकिन थोड़ा अच्छा कुछ परिचय या कुछ जानकारी भारतीय जनता दल ने करवाया था। थोड़ा सा और खुलासा करने की आवश्यकता है। इन सबों ने तो जब 1945 में जब जो है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और वो अंग्रेज बिल्कुल टूट चुके थे। और फिर यह हुआ कि ये हमारे सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद फौज थी, उसमें जो 60,000 सैनिकों में से 28,000 सैनिक माने अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए शहीद हो गए थे।
उनकी शहादत के कारण जो है इन अंग्रेज़ों की, ये अंग्रेज सरकार की जो रॉयल इंडियन नेवी में बगावत हो गई थी। और भी हमारे जो सेना में और सेना में बगावत होने को थी और या छिटपुट हो भी रही थी। ये खबरें उसको बराबर जो है वो अंग्रेजी सरकार को मिलती थी कि कम से कम इस टुकड़ी में, इस बैरक में, यहाँ थे, वो बगावत की खबरें उसको मिला करती थी। इसलिए वो जो है मन बना चुके थे कि अब जो है अब इस भारत पर जो है हुकूमत के लिए आगे जो है जारी नहीं रखना है। और एक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेफ वॉकओवर, या मतलब कि इज्जत के साथ वो निकल जाएं। इस बात को ये दोनों गद्दार, जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी, इन सबों ने सूंघ लिया। सूंघते हैं ना लोग, तो सूंघ लिया कि भाई अब सत्ता का हस्तांतरण होगा। तो सत्ता पर काबिज सिर्फ नेहरू रहे, नेहरू को ही सत्ता मिले। अब इसकी साजिश होने लगी। इस साजिश का मेन करता धरता जो है गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी था। मौलाना आज़ाद सन 1940 से लेकर के और 46, तो ये हुआ कि उसमें 1946 में शायद नेशनल असेंबली के चुनाव हुए थे। जबकि शासन अंग्रेजों का ही था, लेकिन उन शासन के अधीन ही जो नेशनल असेंबली के चुनाव हुए थे और कांग्रेस जो है वो काफ़ी जगहों पर जीती भी थी। खैर, तो ये हुआ था कि उसमें एक अंतरिम मंत्रिमंडल बनेगा, इंटरिम कैबिनेट बनेगा और उसका एक प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री वही होगा जो कि कांग्रेस का अध्यक्ष होगा। अब चूंकि कांग्रेस के अध्यक्ष जो है सन 40 से लेकर के 46 तक, यानी 7 साल लगातार मौलाना आज़ादी थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वही थे। क्यों? वैसे तो एक ही साल के लिए, वैसे तो कांग्रेस की परिपाटी थी, परंपरा थी, या उसकी प्रैक्टिस थी कि एक ही साल के लिए जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनता था। लेकिन चूंकि कांग्रेस लगभग मर चुकी थी, लोग अपने घरों में आराम वो फरमा रहे थे, किसी को फुर्सत नहीं थी, कुछ लोग जेलों में थे, तो कौन जो है अधिवेशन कराए, कौन जो है वो कांग्रेस का अध्यक्ष चुनवाए, तो वो चल रहे थे वो। लेकिन जब हुआ कि नहीं भाई, जो कांग्रेस अध्यक्ष होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा, तो फटाफट ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बुलाया, कहा कि आप इस्तीफा दीजिए। देखिए, अब यहीं से साजिश शुरू होती है। और इस्तीफा ही नहीं दीजिए, बल्कि आप सार्वजनिक रूप से घोषणा। देखिए, ये सबसे अनडेमोक्रेटिक और लोकतांत्रिक पार्टी कब से है, इसका नमूना जरा देख लीजिए। और वो माने लोकतंत्र की हत्या करने वाला ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी कैसे करता है, इसका भी नमूना आप देख लीजिए। तो वो कह रहा है, वो जो है ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी मौलाना आज़ाद से ये कहा कि आप जो है सार्वजनिक रूप से घोषणा करिए कि मैं नेहरू के पक्ष में जो है ये अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। तो उनसे इस्तीफा भी लिया और इस तरह का सार्वजनिक रूप से वक्तव्य भी दिलवाया, ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी। अब वो अध्यक्ष का चुनाव था। अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की बात थी। तो कांग्रेस के संविधान के अनुसार प्रांतीय इकाइयां इसके लिए प्रस्तावित करती थी। 15 में से 12 ने प्रस्तावित किया था सरदार पटेल के पक्ष में, और 3 जो है, कुछ लोग कहते हैं कि एक जो है वो जेबी कृपलानी के पक्ष में, एक जो है सीताबी रमैया के पक्ष में, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, एक जो है
और एक किसी और के पक्ष में, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, एक जेबी कृपलानी और 2 जो है सीता वीरमैया पट्टाभी के पक्ष में, जो भी हो, लेकिन 12 ने सरदार पटेल के पक्ष में। ये खबर जब मिली तो अब देखिए, जो कि कांग्रेस संविधान में नहीं है, वो असंवैधानिक कार्य, वो अलोकतांत्रिक माने तरीका जो है और साजिश का, ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी क्या किया कि पूरे कार्य समिति के सदस्यों से लिखवा लिया नेहरू के पक्ष में। कार्य समिति के लोगों के द्वारा लिखवाना जो है, यह जो है वो कांग्रेस के संविधान में था ही नहीं। कांग्रेस के संविधान में ये था कि भाई जो प्रांतीय इकाइयां हैं वो प्रस्तावित करेंगी, जिसको प्रस्तावित करेंगे वो बन जाएगा। लेकिन वो कांग्रेस के संविधान के विरुद्ध अलोकतांत्रिक ढंग से, ये कितना लोकतांत्रिक था, लोकतंत्र की हत्या करने वाला था ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, उसका भी नमूना देख लीजिए। और ये भी जान लीजिए ये किस हैसियत से कर रहा था। ये जो है 12 साल पहले कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे चुका था ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी। तो जो कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य ही नहीं है, आप समझिए किस हैसियत से जो है वो डिक्टेट कर रहा था सबको। इसकी फितरत को हमारे देश के लोग जाने इसको। मोहनदास करमचंद गांधी कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य ही नहीं था, लेकिन वो पूरे कांग्रेस को पूरा वो डिक्टेट कर रहा था, आदेश दे रहा था। तो जब उसको पता लगा कि कांग्रेस के संविधान के अनुसार 15 में से 12 इकाइयां सरदार पटेल के पक्ष में आई हैं और सरदार पटेल का जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं, और उसके अनुसार जो है सरदार पटेल का अंतरिम मंत्रिमंडल का प्रधानमंत्री बनना भी तय है। तब ये एक कांग्रेस के असंवैधानिक तरीके पर आ गया और अलोकतांत्रिक तरीके पर आ गया। ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, उनसे लिखवाया। और एक और बहुत ही अलोकतांत्रिक माने इसकी फितरत है वो कांग्रेसियों की। जैसे आजकल आप लोग देखते हैं, एक नमूने के तौर पर मान लीजिए कि राहुल गांधी के खिलाफ कोई खड़ा होने वाला है, मान लीजिए, तो 2-3 माले खड़े होने वाले हैं। तो ये सब क्या करते हैं कि पहले से एक प्रोफार्मा टाइप का बिल्कुल छपा रहेगा, उसमें सब कुछ भरा रहेगा कि मैं राहुल गांधी के पक्ष में मैं त्यागपत्र दे रहा हूँ। वो पहले से वो लिखा रहेगा और नाम भी लिखा रहेगा, बस उसको दस्तखत करना रहेगा। तो क्या करते हैं कि मीटिंग सब बुलाते हैं और वो सबके सामने वो उसको बढ़ा देते हैं। अब वो वो इस तरह के जो मीटिंग का जो वातावरण होता है, इसमें सब चमचे ही चमचे रहते हैं। वो राहुल गांधी या सोनिया गांधी उसके चमचे रहते हैं। तो उसकी उपस्थिति में एक मानसिक दबाव के चलते वो इनकार नहीं कर पाता है और मजबूरन जो है उस पर दस्तखत कर देता है। लेकिन वो पहले से ही लिखा है, छपा है, पहले ऑलरेडी रहता है। यही अलोकतांत्रिक जो है लोकतंत्र की हत्या करने वाला गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, तभी से वो तरीका इसने अपनाया कि पहले से ही वो लिखवा लिया ये भी कृपलानी से, फिर सीता वीरमैया पट्टाभी रमैया से भी लिखवा लिया। और सरदार पटेल का भी जो है वो त्यागपत्र वाला ऐसे पहले से ही वो लिखवा लिया कि मैं नेहरू के पक्ष में वो त्यागपत्र दे रहा हूँ। सिर्फ उनका नाम लिखा हुआ है, बस उनको सिर्फ दस्तखत भर करना बाकी था उसमें। और
फिर उसने कैसे किया, तो फिर जब वो और ऊपर से और लोकतांत्रिक तरीके से वो जो है कार्य समिति के सदस्यों द्वारा जो है वो नेहरू के पक्ष में सबसे वो लिखवा लिया था। कौन? ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी। जबकि वो कांग्रेस के संविधान में था ही नहीं। तो जब मीटिंग हुई तो क्या हुआ कि ये और बताइए, ये मोहनदास करमचंद गांधी उस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहा है। कौन मोहनदास करमचंद गांधी, जो कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य ही नहीं है, वो जो है उस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहा था। ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, पता नहीं किस हैसियत से। तो वो पूछा इनसे, नेहरू से, कि भाई नेहरू, तुम्हारे तो पक्ष में तो कोई है ही नहीं। तो नेहरू जो है, चूंकि उसके मन में काला था, ये बोल ही नहीं सका कि भाई ये नहीं बोल सका कि जो हमारे पक्ष में कोई नहीं है, तो ठीक है साहब, जिसके पक्ष में है, सरदार पटेल के पक्ष में है, इन्हीं को बना दीजिए। ये बोला ही नहीं। और वो बोला क्या, मतलब उसको सिखाया गया था कि भाई कि तुम बोलना ही नहीं। तो फट से वो जो पहले से लिखाया था कि मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल नेहरू के पक्ष में वो जो है इसे कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूँ, इस प्रकार से पहले से ही प्रिंटेड लिखाया, नाम भी लिखा हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल, सिर्फ दस्तखत के लिए बाकी था। वो जो है सरदार पटेल के आगे बढ़ा दिया ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी। अब पूरा मजमा तो, पूरा औरा माहौल तो मैंने जो उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के चमचा मंडली की थी। तो इसमें वो सरदार पटेल जो है वो झुक गए, और वो झुक करके उन्होंने दस्तखत कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि सरदार पटेल झुके क्यों? सरदार पटेल जो है इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के आगे क्यों झुके? वो तो लौह पुरुष थे। इसके आगे झुकने का मतलब कि ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू जो है वो सत्ता पर बैठेगा, और वो गद्दार है, देश का दुश्मन है, ये सबको मालूम था। तो लौह पुरुष कहे जाने वाले इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के आगे क्यों झुके? और वो क्यों नहीं वो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरह जो है उसके आगे जो है वो तन के खड़े हो गए उसकी गद्दारी के खिलाफ। और देश ने देखा होगा कि जब 1939 में जब वो कांग्रेस का अध्यक्ष का चुनाव था, और वो चुनाव माने वो बाई इलेक्शन था, कांग्रेस का अध्यक्ष का चुनाव इलेक्शन के द्वारा, वोटिंग के द्वारा। इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की जो चमचा मंडली थी, सुभाष चंद्र बोस को अपमानित करने के लिए एक कैंडिडेट खड़ा किया। उस कैंडिडेट का नाम था सीता वीरमैया पट्टा वीरमैया, सिर्फ अपमानित करने के लिए कि भाई देखिए भाई इनके खिलाफ ये हार जाएंगे। और इतना ही नहीं, सुभाष चंद्र बोस को हराने के लिए ये जो है गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा को भी दांव पर लगा दिया। घूम घूम कर उनके खिलाफ प्रचार किया कि सीता वीरमैया पट्टा वीरमैया की हार मेरी हार है, मेरी व्यक्तिगत हार है। तब भी हमारे सुभाष चंद्र बोस ने उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की उस साजिश को नाकाम किया, और उसके उम्मीदवार सीता वीरमैया पट्टा वीरमैया को शिकस्त दी, उसको हरा करके कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। ये होता है लौह पुरुष। लौह पुरुष ये नहीं होता है कि गांधी के आगे झुक गए।
और सरदार पटेल का झुकना कितना बड़ा अभिशाप हो गया इस देश को, देश देखता है। और जरा मैं वो प्रकाश भी डाल दूं, यदि सरदार पटेल, वैसे तो यदि हमारे सुभाष चंद्र बोस होते तब तो इस देश का वो नज़ारा ही कुछ और होता, और सरदार पटेल भी होते तो कम से कम देश नहीं बढ़ता, पाकिस्तान नहीं बनता, पाकिस्तान नहीं बनता तो तालिबान भी नहीं बनता। तालिबान की समस्या, तालिबान में पूरा जो विश्व जो है पूरा इसमें पूरा प्री ऑक्युपाइड है, ये समस्या भी नहीं आती। पाकिस्तान नहीं बनता तो फिर कश्मीर की समस्या नहीं आती। कश्मीर की समस्या में नहीं थे तो कश्मीर में जो अलगाववाद है, आतंकवाद है, वो भी नहीं आता। और कश्मीरी पंडित हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं, जिनको किस तरह से अपमानित करके भगाया गया, वो बेचारे अपने ही देश में इस तरह से भगाए नहीं जाते। और वो जो भगाए गए वो जो है इसके जो वो सिपह सालार थे, गद्दार जवाहरलाल नेहरू के, उनके द्वारा भगाए गए वहाँ से हमारे कश्मीरी पंडित जो है कहे जाने वाले हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन। तो वो भी समस्या नहीं होती। पाकिस्तान नहीं बनता तो जो है बांग्लादेश की भी बात नहीं होती, बांग्लादेश की भी बात नहीं होती तो बांग्लादेशी घुसपैठियों की भी बात नहीं होती, बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं होती तो एनआरसी की भी बात नहीं होती। चिकन नेक की जो है जो समस्या है उसकी भी समस्या नहीं होती। तो सोच लीजिए। और फिर इसके बाद वो लद्दाख का जो है अक्सर चीन भी नहीं जाता, तिब्बत भी अपने पास होता, नेपाल भी भारत में होता। तो कितनी समस्याएं जो है ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी इस देश को दे गया। देश इसको जाने। और भी समस्याएं थी। चीन को जो है इसने गद्दार जब जवाहरलाल नेहरू ने वो सदस्य बनवाया इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का, भारत को मिली हुई जो है वो सुरक्षा परिषद की परमानेंट सीट इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने दुश्मन चीन को थमा दिया। तो ये सारी गद्दारियां जो है और भारत के खिलाफ भारत को नुकसान जो है वो पहुंचाने वाली। तिब्बत जिसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2/3 है, तिब्बत आज भारत के पास होता, नेपाल भारत के पास होता तो रणनीतिक रूप से भारत जो है चीन के ऊपर बहुत ही भारी पड़ता। ये सारा कुछ जो है भारत के खिलाफ, भारत को नुकसान पहुंचाने वाला सारा काम जो है गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा हुआ। और हमारे सरदार पटेल जो कि लौह पुरुष की बात कही जाती है, वो लौह पुरुष का वो जो है वो यानी मोम पुरुष हो गए उसके आगे झुक करके। लौह पुरुष तो वाकई में हमारे जो है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जो कि उन्होंने शिकस्त दिया उसके साजिश को नाकाम करते हुए जो वो कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में 1939 में वो त्रिपुरी अधिवेशन में वो होता है लौह पुरुष। और ये निकम्मा हमारे मोदी महोदय स्टैचू ऑफ यूनिटी बनवाते हैं इनके पक्ष में। सरदार पटेल, देखिए सरदार पटेल को किसी भी तरह से उनके सम्मान में कमी ना आने देने की नहीं कहता हूँ, लेकिन यह देश को बताना बहुत जरूरी है कि उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के आगे झुकना जो है इस कितने अभिशापों को जन्म दिया। और आगे आने वाले एपिसोड में बताया गया था। वैसे तो ये जो है जो जेएनपीसी ने अपने चाटुकार
या करौनी वो हिस्टोरियन के द्वारा जो है बहुत कुछ तथ्य को दबाया है, छुपाया है और झूठ मूठ के तथ्यों की रचना करके जो है इन देश के गद्दारों के पापों को, माने गद्दारी के पापों को ढका है और उनका झूठी एक महिमा मंडन और उनका भटैती की है। तो जो तथ्य छुपाए गए उनमें से एक तथ्य ये था कि सन 37 में ही सुभाष चंद्र बोस ने इस गांधी को आगाह किया था कि इस नेहरू को कांग्रेस से निकाल दो, बोले थे। इसका जो है यानी कोई इतिहासकार बोला था कि सुभाष चंद्र बोस ने इस गांधी को बोला था कि इस नेहरू को कांग्रेस से निकाल दो, इसके मंसूबे बड़े वो खतरनाक हैं। तो गांधी ने बोला कि वो नेहरू तो नहीं निकलेगा, आप ही निकल जाओ। तो ये सारी बातें जो है देश को जानना बहुत जरूरी है कि इन दोनों गद्दारों के कारण जो है देश क्या झेल रहा है। और उससे भी बड़ी बात, ये बीजेपी इन सारे गद्दारों की पूजा कर रही है, राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके। यही स्थिति, वो पूजा भी कर रही है और इस समय भी देश के दुश्मनों के आगे घुटने टेक रही है ये मोदी सरकार और मोदी महोदय। और जब भी कोई संकट आता है हमारे देश की जनता को इन्हीं देश के दुश्मनों के आगे, इन्हीं जीएनपीसी और वामपंथियों के आगे हमारी आवाम को इनके हवाले छोड़ देते हैं मोदी महोदय। और ऊपर से कहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास। कैसे होगा बताइए ना। आप मोदी महोदय, आपको साथ सिर्फ जो है गद्दार राहुल गांधी का मिल सकता है, गद्दार जो है वो जो है वामपंथियों का मिल सकता है। तो उन्हीं का साथ भी मिलेगा, उन्हीं का आप पर विश्वास भी है। अवाम का साथ और अवाम का विश्वास का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो चलिए, कोई बात नहीं है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।